हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। जैसा कि आज आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की जो क्लास है दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो ज्योग्राफी वाली क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से अपना सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे। और प्रॉपर वे में चलने के लिए हमारे पास कोई रास्ता होना चाहिए, कोई एक मोटिव होना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ें और एक रास्ता तय कर पाएँ, एक मंजिल तक पहुंच पाएँ। तो हमें ज़रूरी है कि हमारा पास हमारा सिलेबस होगा, तो हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली जो क्लास है आपकी, उसमें आपको बताया था और ठीक वैसे ही हम चल रहे हैं उसमें, जैसे आपको सिलेबस डिस्कस कराया गया था। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में एक टॉपिक था और उस टॉपिक में लगभग सभी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। एक आध चीज़ें रह गई हैं, वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास स्टार्ट होगा। सेकंड वाली क्लास में आपकी बात हो गई। इस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस क्लास में ज्योग्राफी जो मैं स्टार्ट किया था, वहाँ से आपको शब्द के बारे में पता चला था, परिभाषा पता चली थी, क्या है कैसे है इतना पता चला था। लेकिन वर्तमान की जो इस पार्ट की जो मुख्य भूमिका क्या रहेगी, यहाँ पर हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या कुछ पढ़ाएंगे, हम आपको कितना टॉपिक पढ़ाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा आज से, और आज के बाद आपकी प्रॉपर एक और क्लास चलेगी जिसका नाम होगा भूगोल। और बात करेंगे हम किसकी, भूगोल की। तो हम चाहते हैं कि आज के बाद आपका एक टॉपिक और स्टार्ट हो, एक क्लास और चले, जिसको आप अच्छे से सपोर्ट करें। जितना ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं अपनी मेहनत और लगन के साथ में आपके साथ में उपस्थित होता रहूँगा और आपकी डेली बेसिस पे क्लास डेली टू डेली होगी। और ये जितनी भी क्लास हो रही है सब अपने हाथ से लिखने वाला, जितने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो भी होगी, और जो भी फिगराइज अप्रोच होगी वो भी मैं अपने हाथ से बना करके आपको। देखिए, ज्योग्राफी में मैपिंग भी होती है, तो मैपिंग का जो चैप्टर होगा वो अलग होगा, उसको मैं अलग से कराऊंगा। पहले यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, वो हम पूरा करेंगे। तो उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, और उसके साथ में लास्टली हम क्या करेंगे, मैपिंग का। तो मैपिंग में दोनों मैपिंग आ जाएंगे, चाहे वर्ल्ड हो चाहे भारत का हो चाहे इंडिया का हो, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी में बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो हमारा सब्जेक्ट क्या चलने वाला है आज के बाद में, आपका जियोग्राफी। ये सेकंड टॉपिक है दोस्तों, सॉरी सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। देखिए, ज्योग्राफी आपके दो भागों में होती है, वैसे हम डिवाइड करेंगे इसको तीन भागों में। उसका कारण है, देखिए सबसे पहले होती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी पूरा एक सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, काफी सारे टॉपिक हैं, 6 7 8 टॉपिक हैं, 10। और एक टॉपिक है दूसरा सब्जेक्ट आपका है बड़ा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, सेकंड पार्ट है, बड़ा टॉपिक है। और तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी जो मैपिंग वाला पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैपिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैप आपको बनाना पड़ेगा। कैसे आप मैप को बनाएंगे, कैसे आप मैप को देखेंगे, उसको देखने का तरीका क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या है, उसको कैसे बनाना है, कौन सा स्थल किस प्रकार कैसे दिखाना है, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा एक तो इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक में हमारे जितने भी टॉपिक रहेंगे, हिमालय पर्वत से संबंधित जितने भी, और उच्चावच जो भी टॉपिक रहेगा इंडिया से रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। हमने आपको बताया था कि अब हम क्लास चलाने वाले हैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की।
तो इस टॉपिक में वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में क्या रखना है हमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद में इंडियन ज्योग्राफी पर आ जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट होने के बाद में चाहे 100 नहीं, 200 नहीं, 500 क्लास हो जाए, फिर आएंगे हम मैपिंग पर। पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी होगा, एक एक वर्ड, एक एक शब्द, चाहे जिस एग्जाम को दीजिए आप, हर एक एग्जाम में ये महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, जितनी भी ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, जितने भी आपका सब्जेक्ट रहेंगे, जहां जहां पर आपकी ट्रिक होगी वहां पर ट्रिक आएगी, जहां जहां पर आपको मतलब कॉन्सेप्ट जहां पर बताना पड़ेगा वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा, और जहां पर मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पर मैपिंग के साथ में फैक्ट रटने की जरूरत है, वो भी आपको रटना पड़ेगा। और वो देखिए, पूरा सब्जेक्ट का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हों। जब सारी चीजें अवेलेबल होंगी तो हम उनको क्या कर पाएंगे, एक में कंपाइल कर पाएंगे। कंपाइल करने का मतलब ये है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है और हम कैसे सोच पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं सही से या अच्छे से या नहीं, तो ये चीजें हमारी रहेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की, सिलेबस हम डिस्कस करेंगे किसका, अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के बारे में, और वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल जो है आपका, ये सिलेबस इसका क्या है और क्या कुछ हम इसके कौन से रास्ते पर चलने वाले हैं, तो इसको भी मिटा दीजिए। सबसे पहले आपने जान लिया कि ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम कौन सा स्टार्ट करेंगे आज, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे आपका विश्व भूगोल। क्या, विश्व भूगोल। पहले हम आपको विश्व में टहलाएंगे और फिर आप अपने आप इंडिया में टहल लेंगे, और उत्तर प्रदेश हम आपको रोड डेली बेसिस पे घुमा ही रहे हैं। तो ये जो क्लास है, विश्व में आपका कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र, किसी भी रीजन में, दुनिया के किसी भी रीजन में आप जाएंगे, यहाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए ये क्लास केवल एक अभ्यर्थी के लिए नहीं, केवल एक जानकार के लिए नहीं, ये क्लास हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दुनिया के बारे में जिस व्यक्ति को जानकारी रखना, जिस व्यक्ति को रुचि है कि हम यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, यूपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दुनिया के बारे में जानकारी लेने वाले व्यक्ति के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट हो सकती है। वो किसी भी समय कहीं भी रहकर इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी एक भी पैसा आपसे नहीं लग रहा है। और मेरा ये वादा है आप लोगों से, कभी भी हर एक क्लास को मुफ्त में, हैंड रिटन बेसिस पे, और टोटल की टोटल क्लासेस, सब्जेक्ट को पूरा करने का पूरा प्रयास, ठीक है, 100/100%, जितना भी हो सकेगा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक आएगा, तो इसमें हम समझेंगे क्या कि हमारा भूगोल क्या है, भूगोल जो सब्जेक्ट है वो स्थापित कैसे हुआ, भूगोल सब्जेक्ट के रूप में एक कैसे आया, किसने दिया, कब दिया। ठीक है, ये सवाल आएंगे आपके, मतलब ये सवाल पूछे नहीं जाएंगे, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एक ऐसे कि एक सब्जेक्ट के रूप में हम भूगोल को पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट मतलब फैक्ट हैं वो हमारे पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अभी कोई भी क्वेश्चन बाहर से पूछ दे कि हाँ भैया भूगोल पढ़ रहे हो आप, भूगोल अगर आप पढ़ रहे हो तो भूगोल क्यों पढ़ रहे हो, यही क्वेश्चन आ जाए कि हम पढ़ें भूगोल तो क्यों पढ़ें, ये भी आ जाए क्वेश्चन। भूगोल कैसे बना, क्या जरूरत है भूगोल पढ़ने की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मान लिया कि अगर भूगोल को हमने पढ़ा और भूगोल में पढ़ लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक पूरे सभी कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद में पढ़ने के बाद में हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब हुआ, बिल्कुल नहीं।
तो हमारे पढ़ने का मंतव्य भी, उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए, उसके साथ में हमें जानकारी भी रहनी चाहिए। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हम जानकारी के साथ लेने के साथ साथ में उन चीज़ों को, उन रास्तों को, उन व्यवहारों को, उन व्यवहारों पर, रास्तों पर भी चल सकें जो हमें आने वाले टाइम में, देखिए समस्या अभी नहीं है, समस्या अभी नहीं है, समस्या आने वाली है। ठीक है, तो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती रहेंगी क्योंकि वर्तमान का जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, उस ग्लोबलाइजेशन के चलते प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी और लोग समाधान निकालते रहेंगे। जितना ज़्यादा समाधान निकालेंगे, समस्याएं भी और बढ़ती रहेंगी। उसका कारण है हमने पीछे की चिंताओं को खत्म कर दिया है और प्रकृति अपने आप को बदलना जानती है। तो जैसे जैसे नेचर अपने को बदलेगा, वैसे वैसे समस्याएं, बीमारियां, गंभीरताएं और बढ़ेंगी। तो कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ टॉपिक को कवर करना चाहिए। कुछ टॉपिक को कवर करके हम अपनी मतलब ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और ज्ञान के साथ साथ में हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे एग्जाम बेस्ड हो। और एग्जाम के साथ साथ में देखिए, एग्जाम को पूरा कर लेना ही महत्व नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लिया एग्जाम पास कर गए और पास करने के बाद में अगर आपके पास कोई समस्या उसके बाद में आती है, एग्जाम पास कर लिया उसके बाद में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रट के सीट के मतलब पहुंच गया जॉब में, उसके बाद में कोई निर्णय करता, कोई सवाल आ गया निर्णय करने के लिए आपके पास, तो आप कैसे निर्णय करेंगे? वो भी तो समस्या है ना। तो आपको जानना है, चीज़ों को सही से जानना है, हकीकत को उसकी जानना है कि अगर हम भूगोल पढ़ें तो क्यों पढ़ें, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम किसी भी स्थान पर अगर जा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश, अमेरिका से व्यक्ति उत्तर प्रदेश आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक मोटिव होता है, उसका कोई ना कोई कार्य होता है, तभी आता है। कहते हैं ना, फ्री में तो व्यक्ति खाना भी ना खाए अपने हाथों से अगर उसको अपने आप खाने को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीजन से हर व्यक्ति हर एक तरह से, और प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उसी को जानने के लिए हम पढ़ेंगे पहले भूगोल, और भूगोल में पढ़ेंगे पहले वर्ड भूगोल। और बात करते हैं कि मतलब हमारा सिलेबस यहाँ पर क्या रहेगा। बात कर लेंगे पहले सिलेबस की, और उसी सिलेबस पर बेस्ड हम आगे की क्लास जो होगी हमारी एंटर होती हुई चली जाएगी। क्योंकि कंटिन्यूटी तभी बन पाएगी जब हम अपनी क्लास को एक बार धीरे से सिलेबस को डिस्कस करके उस रास्ते पर चल देंगे। और उस रास्ते पर चलना, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, और उस रास्ते को तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको तय नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर तय करना ज़रूरी है, तय करना क्यों ज़रूरी है? तय करना रास्ते को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, फैक्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट, फैक्ट और इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो इस क्लास को देखने का उद्देश्य यही है, देने का उद्देश्य यही है, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में चीज़ों को ग्रहण करते चलें, ऐसी चीज़ों को जो आने वाले भविष्य में यूज होंगी। ठीक है, तो जो चीज़ें यूज के आपके यूज के लिए भी हैं और आपके एग्जाम के लिए भी हैं। तो एग्जाम, देखिए कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि यही सवाल आएगा। अगर ऐसा ही होता तो 100 फैक्ट हम आपको रटवा देते और उसी रट के आप चले जाते, उसी में से सवाल करके आप आ जाते। ऐसा है नहीं। तो एग्जाम वर्तमान के कठिन दर कठिन होते चले जा रहे हैं, आपको भी पता है बहुत ज़्यादा। तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और उन चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा, और दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। और दिमाग को खुला रखते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी। चारों ओर की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगी सफलता। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में सफल हों, आप अगर जीवन में सफल हैं तो सबसे बड़ी जरूरी बात यही है कि आपको जीवन में सफल होना है। एग्जाम बहुत सारे होते हैं और सभी एग्जाम में पास होना जरूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ के एग्जाम में अगर पास हो गए ना, तो हर एग्जाम में आप पास हो गए। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो अब हम बात करेंगे कि सिलेबस, इतनी देर मतलब अपनी आपकी चर्चा हो गई और सिलेबस बात करते हैं, क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल की उत्पत्ति के विषय में, कि मतलब भूगोल जो हमारी ज्योग्राफी है,
इसकी उत्पत्ति और इसका विकास हम पढ़ेंगे। भूगोल की उत्पत्ति, ठीक है, और इसका उत्पत्ति व विकास। भूगोल की उत्पत्ति व विकास के बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेंगी और उनके विषय में आपको जानकारी दूंगा कि हाँ, भूगोल जो विषय है, विषय के रूप में कैसे एक संरचनात्मक तरीके से संगठित हुआ और कब किसने कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी किताब लिख करके ये सब बताया, ये सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी आपके भूगोल जो आपका उत्पत्ति और विकास के विषय में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे, आपका दूसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर ब्रह्मांड। क्या रहेगा आपका? ब्रह्मांड का टॉपिक रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक ब्रह्मांड के साथ साथ में ब्रह्मांड और आपका दूसरा टॉपिक रहेगा सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल। इस टॉपिक में उत्पत्ति वाले में मैंने आपको बता दिया कि भूगोल की उत्पत्ति सब्जेक्ट, विषय जो भी मतलब बना हुआ है कैसे बना है, अगर सब्जेक्ट को मान्यता मिली है तो कैसे मिली है, ठीक है, तो उसके विषय में। दूसरा टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड और क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा ब्रह्मांड और सौर मंडल। ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं, कोई भी गैलेक्सी मिलकर के कितने तारों को मिलकर के, कितने लाख तारों, कितने अरब तारों को मिलकर के बनती है, किसी भी गैलेक्सी की विशेषताएं क्या होती हैं, और उसमें हमारा जो सौर मंडल है, ऐसे कितने सौर मंडल हैं हमारे एक गैलेक्सी में, और ऐसे पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी से संबंधित विशेषताएं उसकी, और उससे हमारे पूरे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं उन सबसे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है इस पार्ट में आपको मिलेगी देखने को। क्योंकि ब्रह्मांड जैसा टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि वो सारी जो आपकी ब्रह्मांड से रिलेटेड सूचनाएं हैं वो सारी की सारी आपको इसमें ब्रह्मांड और सौर मंडल वाले में मिलेंगी। और बात करेंगे हम यहाँ पर कि अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में बात कर लिया हमने। फिर बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में, कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कैसे कैसे, कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसमें, उन थ्योरीज के डिस्कशन करेंगे। कैसे कैसे यहाँ पर हमारी जो जानकारियां हैं वो कैसे, मतलब देखिए, हेलियोसेंट्रिक जो भी थ्योरी हो, ठीक है, मेसोसेंट्रिक जो भी थ्योरी हो, उन थ्योरीज का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बताएंगे आपको कि जितने भी थ्योरीज हैं कहीं न कहीं काल्पनिक बेस पर हैं, और काल्पनिक बेस पर उनको सही साबित किया गया है। किस प्रकार से साबित किया गया है, तो कौन सी मतलब यहाँ पर थ्योरी है, कैसे पृथ्वी का विकास हुआ, और पृथ्वी से संबंधित अन्य जो जानकारी हमारी पृथ्वी के विकास से संबंधित है उसको हम यहाँ पर आपको देंगे। फिर पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी की कुछ गतियां होती हैं, पृथ्वी की गतियां। आपने ये नया टॉपिक नहीं सुना होगा, पृथ्वी की गतियां एक टॉपिक होता है। पृथ्वी की कौन मतलब किस प्रकार से गति है, पृथ्वी की गति में मतलब परिक्रमण हो रहा है या परिभ्रमण हो रहा है, अपनी पृथ्वी अपनी गति मतलब अपनी ध्रुव पर नाच रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी की गति में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है वो चीजें आपको इस पृथ्वी की गति वाले टॉपिक में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो एक टॉपिक और रहेगा आपका अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये टॉपिक आपका अगला टॉपिक यहां पर रहेगा। आप नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे स्टार बना के नोट कर लीजिए। सिलेबस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसी रास्ते पर, इसी सिलेबस पर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये ही सिलेबस है
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, यही सिलेबस है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यही सिलेबस होता है, ठीक है। तो जो सिलेबस रह रहा है वर्तमान में हम उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हो गई, और ये वाला टॉपिक जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं वाला। एक टॉपिक और रहेगा आपका पृथ्वी, जो टॉपिक रहेगा आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला जो टॉपिक रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर में क्या है, कहाँ पर है, उसकी मतलब गहराई कितनी है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपकी इसमें मिलेगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टॉपिक में। और पृथ्वी के आंतरिक अध्ययन के विषय में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बनता है, कि मतलब पृथ्वी के अंदर भी मैग्नेटिज्म है। पृथ्वी की देखो हम कितने माप पाए हैं, बहुत ज्यादा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की गहराई खुदाई कर पाए, 2400 मीटर की खुदाई कर पाए, बहुत ज्यादा। लेकिन पृथ्वी कितनी है, पृथ्वी की गहराई है कितनी, लगभग 6500 के करीब, लगभग 6500 किलोमीटर के अंतर मतलब अंदर गहरी है पृथ्वी। और इतनी ज्यादा गहराई में हमारे जाना संभव तो है नहीं, लेकिन उसके अवशेष कितने, उसके अवशेष आज भी हमको प्राप्त होते हैं, और उन अवशेषों के माध्यम से हम जानकारी अपनी यहाँ पर जुटा लेते हैं। एक टॉपिक यहीं पर हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अध्ययन के बाद आपका रहेगा भूकंप। पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित रिलेटेड है। भूकंप से हम अध्ययन कर लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, और अध्ययन करते हैं सुनामी के द्वारा, सुनामी के द्वारा अध्ययन कर लेते हैं। भूकंप आती तो उसके बाद में सुनामी, 2011 वाला कांड मैं आपको बताऊंगा जापान का। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम ज्वालामुखी, बात कर लेंगे हम ज्वालामुखी की यहीं पर। उसका कारण ये है यहीं पर बात करेंगे कि ज्वालामुखी, एक टॉपिक आपका रहेगा ज्वालामुखी। देखिए ये जो तीनों टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, 3 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि भूकंप से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर भूकंप से क्वेश्चन नहीं आता तो ज्वालामुखी से क्वेश्चन आना है। इन दोनों से क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सुनामी से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी, नहीं तो सुनामी से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है। ये आपके टॉपिक हो गए, ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी के बाद में अगले हमारे टॉपिक कौन कौन से होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो महाद्वीप है और महासागरीय भाग, बात करेंगे हम महाद्वीपीय एवं महासागरीय जो महाद्वीपीय और महासागरीय संरचनाएं हैं उनके विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि जो महाद्वीपीय और महासागरीय संरचनाएं अलग अलग टाइप की होती हैं, तो महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन, देखिए बात ये होती है कि जो महासागर होते हैं और जो महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट और जो समुद्र होता है आपका, कॉन्टिनेंट वाले भाग में मतलब महाद्वीप वाले भाग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ अवस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे महाद्वीप में
या महासागर में कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसी चीजें बनी जो कि महासागर वाले भाग में होती हैं। महाद्वीपीय भाग में महाद्वीपीय नितल, महाद्वीपीय क्रस्ट, ये जो भी टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनके विषय में महाद्वीपीय संचलन जो एक टॉपिक है, महासागरीय संचलन टॉपिक है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, वो जो टॉपिक है आपका वो पूरा डिस्कशन यहाँ पर आएगा। और महाद्वीपीय और महासागरीय, महासागर और महाद्वीप तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो वाटर वाले में और कॉन्टिनेंट वाले में दोनों का अलग अलग पोर्शन रहेगा और उन दोनों को जोड़ करके जो संरचनाएं बनती हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन हो गया एक टॉपिक ये आपका। देखिए एक टॉपिक और रहेगा आपका भू संचलन। क्या रहेगा? भू संचलन। भू संचलन और इससे बनने वाली आकृतियां, भू संचलन और इससे बनने वाली आकृतियां। बनने वाली आकृतियां, देखिए बात यह होती है, हमारी पृथ्वी पर कहीं न कहीं उछाल होता रहता है, कहीं जमीन नीचे धंस जाती है तो कहीं जमीन ऊपर उड़ जाती है, ऐसी चीजें तो चलती रहती है ना। तो इन भू संचलन का मतलब है पृथ्वी का ऊपर नीचे होना या इधर उधर खिसकना, ठीक है। पृथ्वी का ऊपर नीचे होना या इधर उधर खिसकना, पृथ्वी का अपनी अवस्थिति से हटना, आगे पीछे जाना और या खिसकना, ऐसा होता है भू संचलन। जब पृथ्वी अपनी अवस्थिति से आगे हटेगी, पीछे हटेगी, दाएं या बाएं किधर भी खिसकेगी तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? कुछ आकृतियां बनेंगी और उन आकृतियों का भी अध्ययन हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी आकृतियां होती हैं आपकी जो पूछ ली जाती हैं कि ये आकृति किससे संबंधित है। तो जरूरी यह है कि उससे वाली जो आकृतियां हैं उनको हम बात करें। एक टॉपिक यहाँ पर रहेगा आपका स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब स्थल पर बनने वाली जो आकृतियां हैं वो टॉपिक रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा यहाँ पर आपका चट्टान। चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें हैं, वो चट्टानें कैसे बनती हैं और उन चट्टानों के अध्ययन से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके विषय में जानकारी लेंगे हम यहाँ पर। और देखिए एक टॉपिक हो गया आपका चट्टान। चट्टान वाले टॉपिक में 3 प्रकार की चट्टानों का हम डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ में आपका यहाँ पर आ जाएगा मृदा। मृदा अलग है, चट्टान वाला टॉपिक अलग है। उसके बाद में आ जाएगी यहाँ पर आपका एक और छोटा सा टॉपिक आएगा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन विश्व में कृषि। विश्व में कृषि वाला जो टॉपिक है, मतलब ब्रॉड स्तर पर एग्रीकल्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी की दुनिया चल रही है। कृषि की दुनिया में मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा वर्तमान में जनसंख्या सबसे ज्यादा हम लोग लिए बैठे हैं, इसको भूलना नहीं है आपको। और खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा, खाने के बिना, भोजन के बिना कोई व्यक्ति रह भी नहीं सकता, जीवित ही नहीं रह सकता। तो हमें कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तकनीकी का उपयोग करते हुए, आधुनिकता और नेचर के साथ में न्याय करते हुए एग्रीकल्चर को अपनाना पड़ेगा। अगर नेचर के साथ में हम न्याय करते हुए एग्रीकल्चर को नहीं अपना रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग, खरपतवार नाशियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान होगा। तो हमें नुकसान, खुद का नुकसान ना हो, इसलिए जब एग्रीकल्चर करना है हम लोगों को, तो प्रकृति से परे नहीं, प्रकृति के साथ साथ जो चलने वाली एग्रीकल्चर हो, ऐसी कृषि हमें करना चाहिए और हमारे किसानों को भी ऐसी हमको सलाह देनी चाहिए। अगला टॉपिक होगा हमारा कि मतलब हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, संसाधनों पर, और उन संसाधनों के बारे में हम जानेंगे और उन संसाधनों से संबंधित क्या कुछ जानकारी हमारे पास रहती है, कौन कौन से संसाधन हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे।
एक टॉपिक रहेगा यहाँ पर आपका संसाधन, दूसरा टॉपिक रहेगा आपका खनिज। विश्व में खनिज कहाँ कहाँ पर है, किस किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, उन खनिजों को हम नहीं पढ़ेंगे। उन खनिजों को हम मैपिंग वाले चैप्टर में देखेंगे कि मतलब किस राज्य में, किस देश में, उस देश के किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जा रहा है। लेकिन खनिज के प्रकार, खनिज कौन कौन से होते हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। और खनिजों के साथ साथ में यहीं पर देख लेंगे हम उद्योग, और उद्योग इंडस्ट्री, यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा उद्योग है, वो मैपिंग के टॉपिक में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। देखिए हमारे साथ साथ में नोट करते रहा करिए, क्योंकि हम जब नोट करते हैं बताते हुए चलते हैं, क्योंकि इतने टाइम में आप नोट कर ही लेते होंगे। ठीक, चट्टान हो गया, मृदा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि संसाधन, और आपका उद्योग भी हो गया। तो ये उद्योग से संबंधित हमारा टॉपिक हो गया। एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, हमारा होगा एक टॉपिक परिवहन एवं संचार। क्या होगा? परिवहन एवं संचार। इसमें क्या होगा हमारे? परिवहन एवं संचार। देखिए, परिवहन का मतलब होता है, आपने खूब परिवहन किया होगा, ट्रैवलिंग करी है ना। तो ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको लाने ले जाना चाहिए। परिवहन का मतलब ये है कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट है, उसका विकास हो रहा है, तो वो कैसे आना जाना होता है उसका। किसी विदेश से हम कोई वस्तु मंगवाते हैं, कोई चीज मंगवाते हैं, किसी विदेश को हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इन सारी की सारी चीजों को कैसे करते हैं? परिवहन के थ्रू ही तो करते हैं ना। तो परिवहन में और उसमें संचार की क्या भूमिका है, ये हम जानेंगे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि मतलब हमारे यहाँ पर ऊष्मा है, पृथ्वी पर ऊष्मा आती है, पृथ्वी पर ऊष्मा आती है, सौर के द्वारा सौर विकिरण होता है, मतलब सूर्य के द्वारा सौर विकिरण होता है, और सौर किरणें आती हैं, हमारी पृथ्वी को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद भी पृथ्वी से कुछ किरणें वापस होती हैं। उनके अध्ययन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, अपना एक टॉपिक है सौर विकिरण। एक टॉपिक होगा छोटा सा, सौर विकिरण। ठीक है, एक टॉपिक होगा सौर विकिरण। दूसरा टॉपिक होगा यहीं पर आपका ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट का टॉपिक होगा। ऊष्मा बजट जब हम जानते हैं लैटेंट हीट में, ऊष्मा बजट क्या होता है, कितना होता है, कितनी ऊष्मा हमारे सूर्य के द्वारा हमको दी जाती है, और हमारे पृथ्वी के द्वारा कितनी ऊष्मा वापस करी जाती है, ये भी जानेंगे। और एक चीज और जानेंगे हम, एवं तापमान, टेम्परेचर को हम यहीं पर पढ़ेंगे। तापमान कितना हमारे सूर्य के द्वारा हमको भेजा जाता है, और हम कितना उसको वापस भी करते हैं क्या। तापमान के द्वारा हमारे यहाँ पर पृथ्वी जो होती है गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में यहाँ पर क्या कौन कौन से कृत्य होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। कहाँ से? सौर विकिरण, ऊष्मा बजट एवं तापमान से। उसका कारण ये है कि तापमान वाला जो टॉपिक होता है वहां से भी सवाल आते हैं, ऊष्मा बजट से यहाँ से भी सवाल आते हैं, सौर विकिरण से यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये जरूरी है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम अपना वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे? हम अपने पृथ्वी का जो है वायुमंडल पढ़ेंगे, और उसमें जो संगठन है, संगठन शब्द आपने सुना होगा, संगठन एवं संरचना, वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे हम। देखिए, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, वायुमंडल की में कौन कौन सी गैसें पाई जा रही हैं, कितनी मात्रा में पाई जा रही हैं, और उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, मतलब क्षोभ मंडल है, उसके बाद में कौन कौन से मंडल हैं, समताप मंडल है ना,
आयन मंडल है, जितने भी उसमें मंडल हैं वो किस स्ट्रक्चर फॉर्म में है, वो कैसे अवस्थित हैं, कैसे बने हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक रहेगा वायुमंडल और उसकी संगठन और संरचना के बारे में। अगला टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का जो टॉपिक है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वायुमंडलीय दाब जो होता है 1013 वायुमंडलीय दाब जो आपका रहता है नॉर्मली, तो वायुमंडलीय दाब क्या हमारे ऊपर इफेक्ट करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो कैसे करता है और कितना मात्रा में करता है? अगर हमारे ऊपर वायु का प्रेशर है तो कितना मात्रा में है, अगर है तो कैसे है, और वायुमंडलीय दाब हो गया आपका। वायुमंडल में कुछ गतियां होती हैं, वायु में कुछ गति होती है ना, तो उसमें एक टॉपिक रहेगा आपका गतियां, और कुछ हवाएं चलती हैं ऐसी एवं पवनें, कुछ पवनें आपकी चलती हैं। उन पवनों के बारे में जानेंगे कि कौन सी पवन कहां पर चलती है, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, मतलब पवनों से सवाल आ गया था और ये सवाल आपके कई बार आता है, आम्र वर्षा वाला। ठीक है, तो बहार में मतलब मृग बहार, ठीक है, ये बहार मतलब वो बहार। तो कौन कौन सी हवाएं, जैसे चिनूक पवन कहाँ चलती है, हरमट्टन कहाँ चलती है, ये पवनों के नाम हैं। ये पवनें जो होती है, जैसे अपने यहाँ पर चलती है लू, तो लू से कहते हैं ना कभी कभी लू लग जाती है, तो ये जो पवनें हैं वो कैसी हैं, उनसे संबंधित जो जुड़ा हुआ आपका रिश्ता नाता है वो क्या है, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर लेंगे कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय गतियां, पवनें, ये टॉपिक रहेगा आपका, इसमें जानकारी हम लेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको जरूर याद रखना। एक टॉपिक रहता है आपका वाताग्र। हर जगह पर ये वाताग्र नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ ही मतलब एग्जाम होते हैं उनमें ही आता है वाताग्र का टॉपिक, और ये टॉपिक सब में आता है जो होता है चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात का टॉपिक सभी एग्जाम्स में, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा जाए, नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तो नाम ही पूछ लेता है कि कौन सा चक्रवात आया था हाल ही में। ये नहीं पूछेगा तो कौन से देश ने इसको नाम दिया था, हिंद महासागर में कौन सा चक्रवात हाल ही में आया था, उसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित कर दिया, है ना। ऐसे ऐसे सवाल यहाँ पर बन जाते हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इन सब में चक्रवात का टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसी के साथ में एक टॉपिक और है इम्पोर्टेंट, प्रति चक्रवात, इसको भी हम पढ़ेंगे और ये भी लगभग इसी के बराबर इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक एक आपका रहेगा वाताग्र, दूसरा रहेगा आपका चक्रवात, तीसरा टॉपिक देखिए, एक एक टॉपिक में तीन तीन चार चार तो हैं ही, और इनको पढ़ने में हमको कम से कम तीन तीन चार चार क्लास देनी पड़ेगी, और विस्तार से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए कहीं ना कहीं टाइम की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो टाइम हमारा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा सा कम भी लग सकता है, क्योंकि आप जैसे चाहेंगे वैसे मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि अच्छे से समझाने के लिए मेरे को टाइम देना पड़ेगा आपको, वो जरूरी भी है। ठीक है, तो काफ़ी लंबी क्लास भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबी ज़्यादा क्लास भी ना हो, इसलिए तो एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, वायुमंडलीय आर्द्रता का नाम आपने सुना है? देखिए, सिलेबस डिस्कशन का मतलब तभी बनेगा जब हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चले कि हाँ इसमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या रास्ता है, क्या रास्ता नहीं है। वायुमंडलीय आर्द्रता का आपने नाम सुना है? वायुमंडलीय आर्द्रता, तो वायुमंडलीय आर्द्रता अगला टॉपिक है हमारा।
वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण। वर्षण, वर्षा आपने पढ़ा है ना। बरसात तो आपने सभी ने देखी, बरसात का मौसम ही चल रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, अभी चल रहा है। ठीक है, बारिश तो हो रही है। बारिश क्यों होती है, बारिश आने के रीजन क्या है, बरसात होगी या नहीं होगी। मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान या IMD इंटरनेशनल मौसम जो रिसर्च संस्थान है वो कैसे निर्धारित कर देता है कि वर्तमान में आज उस क्षेत्र में ऐसा मौसम रहेगा, वो ऐसा रहेगा। तो वर्षण आपका जो टॉपिक है, बारिश जो आपका टॉपिक है, बरसात जो आपका टॉपिक है, वो यहीं से आपका कवर हो पाएगा। तो इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या है। देखिए बात यह है, बरसात और वर्षण की बात करें तो बरसात में क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ पैमाने रखे होते हैं और उनको हमें मतलब दिखाना पड़ता है और देखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे है, किन रूपों में है, नदियों के रूप में, जलाशय के रूप में, तालाब जलाशय के रूप में, झरने के रूप में, समुद्र के रूप में भी भरा पड़ा है ना जल। तो हमारी पृथ्वी पर जो जल का वितरण है ना, ये हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि जल का वितरण, जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण, पृथ्वी की सतह पर आपका जो जल का वितरण है वो किस प्रकार से है। पृथ्वी की अगर सतह धीरे धीरे, पृथ्वी मूव कर रही है ना, पृथ्वी मूव कर रही है। मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, कि पृथ्वी को बताऊंगा कि किस प्रकार से पृथ्वी मूव कर रही है और पृथ्वी आगे बढ़ रही है। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जितने भी जल का वितरण है वो कैसे है, कुओं में भरा पड़ा है जल, तालाब में है, नदी में है, झरने में है और कई सारी चीजों, नहरों में है। ठीक है, तो कई प्रकार से हमारा जो बर्फ अभी पिघल रही है वो भी जल ही बन जाएगा। ठीक है, तो और समुद्र में जल भरा पड़ा है, तो किस प्रकार से जल का फ्लो हो रहा है और कैसे कैसे जल का वितरण हो रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। और लास्ट में हमारा एक टॉपिक बेहतर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जलवायु का रहेगा, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश। ठीक है, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश। तो जलवायु एवं जलवायु प्रदेश आपके रहेंगे। और उसके बाद में एक टॉपिक रहेगा आपका मैपिंग वाला। तो मैपिंग वाला पोर्शन यहां से बाद में स्टार्ट होगा, फिर यहां से स्टार्ट होगी आपकी इंडियन ज्योग्राफी, यहां से आपकी स्टार्ट हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी। देखिए लंबा टाइम है, लंबा समय है और आपके लिए लंबा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को पता करना है, प्लेलिस्ट डालनी है, तुरंत आएगी और इसकी PDF, इसका नोट्स मैं A4 साइज में आप सबको दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, फिर उसके बाद में चलेगी आपकी मैपिंग। तो इतना सिलेबस जो भी मैंने लिखा है आपको वो पूरा करके दूंगा और जितने भी टॉपिक हैं आपके सभी कवर होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आराम से पढ़ेंगे, तन मन धन से और मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ करके पढ़ेंगे, एक एक चीज को धीरे धीरे से बाल की खाल निकालते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज्योग्राफी में ऐसा ना लगे कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं हो सकता है सारी चीजें लिख ना पाऊं, लेकिन आपको बता तो सकता हूं ना, समझा तो सकता हूं ना।
चीजें समझा तो सकता हूँ ना, और जितनी चीजें मैं यहाँ पर लिखूं बोर्ड पर उतनी चीजें आपको लिख भी लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का रहा सिलेबस, और इस सिलेबस में जितना भी मैंने डिस्कशन किया है वो डिस्कशन आप सभी तक पहुंचना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है, और ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब ज्योग्राफी की क्लास जो स्टार्ट हुई है, उस ज्योग्राफी की क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो स्टार्ट होगी वो कैसी होगी। तो कल की जो क्लास होगी या नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी हमारी सेकंड ज्योग्राफी की क्लास होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास होगी, और ये आपका रहा सिलेबस का डिस्कशन। इसको आप देखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा अपना खुद का विश्वास है। काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया सभी का। कारण ये है कि लोग कहीं ना कहीं, सभी देखिए, सभी आपके साथ में नहीं खड़े होते हैं, कुछ ही लोग आपके साथ में खड़े होंगे, और हो सकता है जो खड़े हैं उसमें से कुछ लोग पीछे हट जाएं। तो आपको पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहना है। देखिए, समस्याएं तो जीवन का क्या है, सार है, और समस्या अगर नहीं आएगी तो लोग कुछ करना भी नहीं चाहेंगे। तो समस्याएं तो हर व्यक्ति हर समय हर पल, उसका समाधान निकालने के लिए आपको समस्याओं पर ही काम करना चाहिए। और हमारे पास अगर कोई समस्या नहीं होती तो हम शांत बैठे रहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि समस्या हो ना हो। समाधान के लिए हमें हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड, मतलब पहले से, ठीक है, पहले से हमें प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि अगर कोई समस्या आने वाली है, इन द केस अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो हमें उसके लिए समाधान रखना चाहिए। तो प्री प्लान होना चाहिए हमारे पास कि हाँ, अगर ऐसी चीज होगी तो ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और बाकी की चीजें आगे होंगी। ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मजा आएगा, और मजा कैसे नहीं मजा आएगा, जब हम पढ़ाएंगे तब भी मजा ना आए तो फिर फायदा क्या है आपके पढ़ने का और मेरे पढ़ाने का। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बता देंगे, सिलेबस कैसा है, ठीक ठाक है। अगर इससे भी ज्यादा और चीजें, अगर टॉपिक और ऐड होना चाहें तो और ऐड करवाना चाहो अगर आप लोग, तो और ऐड मैं कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शनल ज्योग्राफी मेरा रहा है, और ऑप्शनल ज्योग्राफी से बहुत सारे सिद्धांत वो आपको शायद मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। जो चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन और जो चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो जरूरी है आपके लिए, वो मैंने आपको बेहतर ढंग से लिख दिया है, और आप उस चीज को नोट करके उसको समझेंगे। मैंने चीजें जो बताई उसको रिपीट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और लोगों तक पहुंचाना, उनको एक एक बात बताना। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको अपने चैनल को किस नाम से सर्च करना है। रिजल्ट विद गौतम सर के नाम से जैसे ही आप डालेंगे तो फटाफट प्लेलिस्ट और वीडियो खुल जाते हैं आपके, और उसको आप दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, इतना ही है। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद।